हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस्लाम मोहम्मद स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इस्लाम सर जी के पर। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपने कल बताया था मैंने कि मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा, पहले गजनी के बारे में, मोहम्मद फिर गौरी के बारे में, और मैंने आपको बताया था आगे चल के हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करें। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप आराम से अपना नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। सभी एग्ज़ाम के लिए है आने वाली वैकेंसी, यूपीएसआई, लेखपाल, एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, आप आराम से लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। चलो फिर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना हेडिंग डालेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, तकरीबन 350 साल जो ये दिल्ली सल्तनत का कार्यक्रम चला पूरा। ठीक है, कई प्रकार के इसमें राजा आए गए। इंद्रप्रस्थ, पहले दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ नाम था, अनंगपाल तोमर पहली गद्दी पर था, फिर पृथ्वीराज चौहान आया, फिर मोहम्मद गौरी आया, फिर गौरी के मरने के बाद में फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, ऐबक के बाद जलालुद्दीन खिलजी बैठा, गयासुद्दीन तुगलक बैठा, फिर खिज्र खां, फिर बहलोल लोदी जो सैयद वंश लोदी वंश का था। जब 1526 में लोदी वंश ख़त्म होता है फिर उसके बाद मुग़ल काल शुरू होता है। फिर बाबर आया, बाबर, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद फिर जो है अकबर। इस तरीके से पूरी कहानी चलेगी, कहानी लंबी है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना इंद्रप्रस्थ नगर के रूप में पांडवों द्वारा की गई थी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर का अधिकार था, लेकिन 1170 ईस्वी में दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान ने जीता। फिर 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीता। जो शासक तुर्क एवं अफगान मूल के थे, आगामी 300 वर्षों तक दिल्ली पर इन्होंने राज किया और दिल्ली के सुल्तान कहलाए। ठीक है, तो एक ओवरव्यू लेंगे दिल्ली सल्तनत का वंशक्रम, कब से कब तक कौन बैठा। ठीक है, कौन सुल्तान की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत पर किसने कितना राज किया, कितने वंश थे। तो पहले जो है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि देखो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। फिर उसके बाद ऐबक के काल में ही ऐबक के गुलाम बैठे, ऐबक के काल में ही ऐबक के गुलाम बैठे। ठीक है, इलबरी वंश, इल्तुतमिश बैठा। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद ऐबक में ही फिरोज जो है वो क्या बोलते हैं, फिरोज शाह है, कुतुबुद्दीन फिरोज शाह आया। ठीक है, तो और रजिया सुल्तान भी देखो इसी में रही, रानी रुद्रमा देवी भी इसी में रही। हाँ, गयासुद्दीन बलवन, नासिरुद्दीन, बहराम शाह, मसूद शाह, ये सब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश में थे, गुलाम वंश में। दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। ठीक है, सबसे कम समय तक शासन रहा खिलजी वंश का। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का जो है इसने सबसे अधिक वर्षों तक शासन हुआ, गयासुद्दीन तुगलक वाले तुगलक वंश का। सैयद वंश, खिज्र खां जो 14 से 14 एडी और 1551 एडी तक रहा। लोदी वंश, बहलोल लोदी 1451 से 1526 एडी के बीच में रहे हैं। तो आइए पहली हेडिंग डालते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 एडी के बीच में चला। तो गुलाम वंश के हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश की संज्ञा दी। मामलुक वंश क्या होता है? एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वामित्व, मतलब स्वयं का मालिक। हबीबुल्लाह थे, उन्होंने इसे गुलाम वंश को मामलुक वंश की संज्ञा दी है। ठीक है, मामलुक उन तुर्की गुलामों को कहा जाता था जो सैन्य क्षमता में निपुण होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे लड़ाइयों में। ठीक है, उनको मामलुक कहा जाता था, उन तुर्की मुसलमानों को। तो आगे क्या है कि आगे चलो, इतना लिख लिया आपने? चलो थोड़ी देर रुका हूँ, लिख लीजिए।
इसी तरीके से लिखते जाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा हिस्ट्री है, आप एक बार दो बार पढ़िएगा, बिल्कुल आपको हिस्ट्री ऐसे रट जाएगी, कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। किस्से कहानियों की तरह हिस्ट्री में बहुत किस्से कहानियाँ हैं। अभी देखो आगे चलेंगे जब किस्से कहानियाँ बताऊँगा बहुत। वास्तव में 3 गुलामों ने अलग अलग इस वंश में राज किया। गुलाम वंश में 3 गुलाम थे जिन्होंने इस वंश में ज़्यादातर राज किया। कुतुबी वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा है 1206 से 1211 के बीच में। प्रथम इलबरी वंश आया इल्तुतमिश द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया 1211 से 1266 तक, सबसे ज़्यादा इल्तुतमिश रहा। फिर उसके बाद द्वितीय इलबरी वंश आया जो बलवन चला है। बलवन जो है बहुत ही निर्दयी शासक था, निर्दयी सुल्तान था, तो जो फिर उसका बलवन का चला। तो आगे हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखेंगे गौरी का विश्वसनीय गुलाम और दिल्ली सल्तनत का सच्चा संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक को 5 उपाधियां मिली: मलिक, सिपहसालार, कुरान ख्वां, लाख बख्श और पील बख्श। पील बख्श इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि हाथी दान दिया करता था पहले, ठीक है, इसलिए कुछ जो है इतिहासकारों ने इसे पील बख्श, इतिहासकार तो नहीं उसके दरबारी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। शासन ये लाहौर से करता था, दिल्ली से नहीं। दिल्ली का सुल्तान जरूर कहलाया, लेकिन ये शासन जो है लाहौर से करता था। लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। ऐबक ने अपनी पहली पुत्री का विवाह इल्तुतमिश तथा दूसरी पुत्री का विवाह ताजुद्दीन यल्दौस से किया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 पुत्रियां थी, 3 थी फिलहाल तो, ठीक है, लेकिन 2 का ही उल्लेख है। 2 की पुत्रियों का, एक पहली का विवाह इल्तुतमिश से किया तथा दूसरी का विवाह ताजुद्दीन यल्दौस के साथ किया। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को आमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया था। आमीर आखूर का मतलब होता है शाही घुड़सवार। मोहम्मद गौरी जब था तो उसको आमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया था, ठीक। 1208 ईस्वी में गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पक्ष होता, मतलब ये दास्ता से मुक्त कर दिया 1208 में। दास्ता से मुक्त करने के बाद में, ठीक, दास्ता से मुक्त हो गया। दास्ता से मुक्त के बाद ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण वो पहले ही करवा चुका था, जब शुरुआत उसने पहले ही करवा दी थी, जब जो मोहम्मद गौरी के साथ में था। 1997 में ही बख्तियार काकी की याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवा दिया था। ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई, ठीक है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद प्रथम तुर्क मस्जिद थी, भारत में भी दिल्ली में भी। 1197 में प्रथम तुर्क मस्जिद कुतुबुल इस्लाम, वो कुतुब मीनार का निर्माण 1197 ईस्वी में बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। 2 मस्जिद बनवाई, कुतुबुल इस्लाम, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में आप लोगों ने देखा ही होगा। जितने लोग अजमेर गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो ख्वाजा साहब की जो मज़ार है, और मज़ार से थोड़े ही जब हम आगे ऊपर चलते हैं तो दाहिने साइड में 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, ठीक है। सूफी संत पंजाब साहे का 2.5 दिन का उर्स वहाँ पर लगता है। तो ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए थे। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय लाहौर में हो जाती है। चौगान खेलते समय ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो जाती है। दरबारी कवि थे इनके हसन निज़ामी। दिल्ली के पहले आधिकारिक इतिहास ग्रंथ ताजुल मासीर का लेखक। नोट करके रखेंगे, उसको याद रखेंगे कि पहले आधिकारिक इतिहास ग्रंथ ताजुल
ताजुल मासीर का जो लेखक वो हसन निज़ामी है और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हुआ करते थे। फिर आता आराम शाह, ठीक है। आराम शाह क्या कि कुछ विद्वानों के मत इसमें जो है गड़बड़ समझ में आते हैं, ठीक है। किसी को इतना कुछ पता नहीं है या श्योर नहीं थे। कुछ विद्वान इसे ऐबक का पुत्र मानते हैं, लेकिन कुछ जो है नहीं मानते। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, ठीक है। केवल कुछ ही विद्वानों ने इसे ऐबक का पुत्र माना है। मिन्हास उल सिराज के अनुसार ऐबक की 3 पुत्रियां थीं, जिसमें एक का विवाह इल्तुतमिश से हुआ था और दूसरी का विवाह यल्दौस से हुआ था। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के अख्तेदार इल्तुतमिश को इसके खिलाफ निमंत्रण भेजा। ये बदायूं का अख्तेदार था, ठीक है। इल्तुतमिश बदायूं का अख्तेदार जो था, उसने इल्तुतमिश को आराम शाह के खिलाफ निमंत्रण भेजा कि इसको हटाओ यहाँ से। तो दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। जब आराम शाह की हत्या हो जाती है तो इसके बाद आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि 1211 ईस्वी से प्रथम इलवरी वंश की स्थापना हुई और इल्तुतमिश वहाँ पर गद्दी पर बैठा, ठीक है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक जो है गौरी का गुलाम था, तो गुलामों का गुलाम तो कहलाया ही जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया, क्या कार्य थे इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप इसी तरीके से पढ़ते जाइए, बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।